आइसोटॉपिक इफेक्ट। आइसोटॉपिक इफेक्ट, आपको आइसोटॉपिक इफेक्ट जानना है कि आइसोटॉपिक क्या होता है, कहां काम करता है, कैसे काम करता है। सबसे पहले बच्चों हम C और H को ले लें, इसके बाद C और D को ले लें, फिर C और T को ले लें। ये हमने ले लिया, ये प्रोटीन है, ये ड्यूटीरियम है, ये ट्रीटियम है। अगर आपको यहां भी दिक्कत है तो थोड़ा और समझ लो। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, और ये आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या क्या होता है। एक H होता है, इसे यूजुअली 1H1 लिखते हैं, और एक 1H2 होता है, और एक 1H3 होता है। इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें बच्चों एक प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इसी को हम D से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसी को हम T से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये T हो जाता है। ये ट्रीटियम और ये ड्यूटीरियम, इसे प्रोटियम कह देते हैं। ये आपका ट्रीटियम हो जाता है, और आप इसका मास नंबर देखो, जो काम चीज है, मास नंबर इसका 3 है। इसीलिए हम इसे 1T3 भी लिख देते हैं। इसका बच्चों मास नंबर अगर आप देखोगे तो इसका मास नंबर 1 + 1 2 आता है। इसीलिए हम इसे D12 लिख देते हैं। और इसका मास नंबर बच्चों ये 1 आता है, इसका मास नंबर 1 आता है। अब ध्यान दो, अगर कार्बन के साथ H जुड़ा है, कार्बन के साथ D जुड़ा है और कार्बन के साथ T जुड़ा है, तो कार्बन के साथ HDT जुड़ने पर आखिर इसकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में क्या फर्क आएगा। क्या इसकी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इक्वल होगी या नहीं होगी। इसे ही हम आइसोटॉपिक इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है द इफेक्ट ऑफ द आइसोटॉप ऑन द bond length and bond energy is called isotopic effect। लिख भी लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। The effect of isotope of an element on the bond energy and bond length is called isotopic effect। आइसोटॉपिक इफेक्ट। अब बच्चों थोड़ा ऐसा इसे समझो, इसका मास 1 है, हल्का आइसोटॉप है, इसका मास 2 है, थोड़ा सा हैवी आइसोटॉप है। इसे हैवी हाइड्रोजन
भी कह देते हैं, हैवी आइसोटॉप है। और ये तो इतना हैवी है कि ये आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, या फिर रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। ये आपका रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। अब आप ये देखिए कि जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हो सकता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों आपको बॉन्ड को स्प्रिंग मानना पड़ेगा। अगर आप बॉन्ड को स्प्रिंग मानते हैं तो ही आप आइसोटॉपिक इफेक्ट को जान पाओगे। इसका मतलब यह है कि आप इसकी बॉन्ड एनर्जी को इसकी बॉन्ड एनर्जी से कंपेयर कर पाओगे और इससे कंपेयर कर पाओगे, इसकी बॉन्ड लेंथ को इसकी बॉन्ड लेंथ से कंपेयर कर पाओगे और इससे कंपेयर कर पाओगे। कब? केवल तब जबकि आप इसे स्प्रिंग मान लो। तो इसकी मीनिंग ये बैठती है कि फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोटॉपिक इफेक्ट bond is assumed as spring। जब तक आप इसे स्प्रिंग नहीं मानते तब तक आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और इसको अंडरलाइन कर लो, आप स्प्रिंग को तो पक्का अंडरलाइन कर लो। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, आईआईटी एडवांस के एग्जाम में पूछी जा सकती है, कहीं भी पूछी जा सकती है, इसीलिए इसको आप कर लो। और ये मैं नहीं करूंगा एज्यूम, ये बिहेवियर ऐसा करता है, ये तो मैंने आपके लेवल पर लिख दिया है। आपका जो 12th लेवल है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, उस पर लिख दिया है। फैक्ट ये है कि बॉन्ड बिहेव ही ऐसा करता है, यानी कि अगर बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट में लिखूं तो आप ये लिखेंगे bond behaves as spring। For the explanation of isotopic effect, bond behaves as spring। ये बिहेव ही ऐसा करता है, इसका बिहेवियर ही ऐसा है। अगर आप बिहेवियर इसका ऐसा है ये वर्ड आप बता देते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो यहां पर एक बंदा ऐसा है जिसका वेट बहुत ज्यादा है, जैसे कि मेरा वेट बहुत ज्यादा है, तो मेरे मोशन कम होंगे, मैं चलूंगा फिरूंगा कम। मान लो ये शाहरुख खान है तो उसका मूवमेंट ज्यादा होगा, उसका मोशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा चलेगा क्योंकि इसका वेट कम है। तो अब देखो आप, जैसे ही आपने इसे स्प्रिंग माना आपकी प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो गई। क्यों दूर होनी शुरू हो गई भाई? देखो यहां पर इसका जो मास नंबर है, मास नंबर वो 1 है। यहां पर इसका जो मास नंबर है ये 2 है। यहां पर जो इसका मास नंबर है ये 3 है। अब स्प्रिंग में क्या क्या हो सकता है? जो स्प्रिंग होती है बच्चों, उस स्प्रिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है? स्प्रिंग में एक मोशन होती है बेंडिंग की, एक मोशन होती है बेंडिंग की। यानी कि अगर ये स्प्रिंग है, चलो मैं कार्बन को ही बना देता हूं, ये आग पास H है और ये आग पास D है और ये आग पास T है, तो ये स्प्रिंग ऐसे मोशन करेगी, ऐसे 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 मोशन करेगी, ऊपर नीचे मोशन करेगी ऐसे। ये स्प्रिंग जो है ये ऊपर नीचे मोशन करेगी।
इस तरीके से मोशन करेगी। जब ये ऊपर नीचे मोशन करती है तो इस मोशन को कहते हैं बेंडिंग। दूसरी मोशन होती है इसकी स्ट्रेचिंग। ये स्ट्रेच होती है। कहने का मतलब ये है सी और एच है, ये सी और एच है, ये स्प्रिंग है, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जा सकती है। ये सी और डी है, ये आग पास थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ये सी और टी है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अब मैंने आपको बताया है कि देखो इसका तो मास नंबर 1 है, मास कम है। जैसे कि ये शाहरुख खान है, या आप कुछ भी नाम ले लो, किसी भी तरह से ले लो, इसका मास बहुत कम है, इसका मास उससे ज्यादा है। और ये तो मेरी तरह से है, बहुत ज्यादा इसका मास है, इसका मास बहुत ज्यादा है। तो बच्चों बेंडिंग और स्ट्रेचिंग दोनों ही इसमें ज्यादा होगी, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। इसका मतलब है बेंडिंग भी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्ट्रेचिंग ऑफ बॉन्ड भी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो आप इसे इस तरह समझो कि जो बेंडिंग है, बेंडिंग भी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये मास आ जाता है। मास ज्यादा होगा, बेंडिंग कम होगी। और स्ट्रेचिंग जो होती है वो भी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है। अगर बच्चों मास ज्यादा है तो स्ट्रेचिंग भी कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि दोनों ही चीज मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी मीनिंग ये आती है कि सी और एच में बेंडिंग सबसे ज्यादा, सी और डी में बेंडिंग उससे कम, सी और टी में तो बेंडिंग बहुत ही कम हो जाएगी। इसका मतलब है सी और एच में स्ट्रेचिंग सबसे ज्यादा, सी और डी में स्ट्रेचिंग उससे कम, सी डी में तो स्ट्रेचिंग और भी कम हो जाएगी। इसमें कहीं से कहीं तक दूर से